हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुस्कान। आज हम सिक्स का सोशल साइंस का चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एक ही एसएसटी की बुक हो गई है। सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही बुक में कंबाइंड होंगे, जैसे ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था, ये अलग अलग बुक्स थी। तो अभी एक बुक में कंबाइंड हो गई है और इसमें हमारी टोटल 6 थीम में डिवाइड किया गया है, थीम ए से लेके ई तक। तो आज हम थीम ए का चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ स्टार्ट करेंगे। आप मान सकते हैं थीम ए ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा हमारा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें मुख्य प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है, और इन क्वेश्चन को पढ़ के हम चैप्टर पढ़ के बिल्कुल इसका एंड में सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? पहला प्रश्न है, मानचित्र क्या है? भाई मैप है क्या, और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और उसके मुख्य कुछ घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निर्देशांक क्या है? पृथ्वी पर किसी भी स्थान को चिन्हित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर का उपयोग क्यों किया जाता है किसी प्लेस को ढूंढने के लिए, उसको चिन्हित करने के लिए। थर्ड है, स्थानीय समय और मानक समय देशांतर से कैसे संबंधित है? यानी कि हम समय के बारे में पढ़ेंगे। हर जगह समय अलग अलग होता है, जैसे हमारे देश में अलग है, दूसरे देश में अलग टाइम होगा, सेम नहीं होता है। तो ये भी हम जानेंगे। उससे पहले देखिए, आपके फर्स्ट पेज पे एक स्टेटमेंट दी गई है जो कि आर्यभट्ट द्वारा दी गई है। पृथ्वी का ग्लोब अंतरिक्ष में खड़ा है। हम सभी को पता है ये पृथ्वी के बारे में स्टेटमेंट है कि अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये ग्लोब है, एक अंतरिक्ष में खड़ा है, जो कि हम सबको पता है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु से बना है, और ये गोलाकार है ना। यह स्थलीय और जलीय सभी प्राणियों से घिरा हुआ है। यानी कि यहाँ पे स्थल पे रहने वाले और जलीय जीव सभी रहते हैं, ठीक है, सभी प्राणियों से घिरा है। तो ये 1 नंबर में आ सकती है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ मैप? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इधर से ही शुरू होता है कि व्हाट इज़ अ मैप। मैप है क्या चीज़? अब मान लीजिए आप एक शहर में पहली बार जा रहे हैं, आपको वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप वहाँ पर कैसे घूमेंगे? वहाँ की जगहों के बारे में कैसे पता करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले आप किसी वहाँ के लोकल पर्सन से हेल्प लेंगे कि भैया ये रास्ता बता दीजिए। अगर लोकल पर्सन से नहीं लेंगे तो आप किसकी हेल्प लेते हैं? मैप की। आजकल लोग यूज़ करते हैं ना गूगल मैप, पर ये मैप उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो मैप की हेल्प लेते हैं आप उस सिटी के बारे में देखने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, स्कूल कहाँ पे है ना। और ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी, मतलब प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा है इसके बारे में। आज हम इसको डिटेल में जानेंगे। तो मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपको एक स्मॉल सिटी का मैप दे रखा है। ये देखिए, ये आपको मैप दे रखा है एक स्मॉल सिटी का, ठीक है। और आप मान लीजिए आप यहाँ ट्रेन से चल के आए हैं, आप इस रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। अब आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ से बैंक जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? ये देखिए, हमें यहाँ पे साइड से रखी है। इधर साइड हमारा नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट होता है। तो आपको बोल दिया गया है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपसे कहा गया है कि आपको जाना है बैंक। तो बैंक कहाँ दिखा रहा है आपको? देखिए ईस्ट साइड में। तो आप किस साइड जाएंगे? पहले आप साउथ की साइड गए, फिर आप ईस्ट। ये देखिए, मतलब आप ईस्ट की दिशा में जाएंगे, ईस्ट की दिशा में बैंक है। तो मैप इसी चीज़ में हेल्प करता है कि कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ें हैं, और इजीली हम देख पाए। जैसे कि आपको रेलवे स्टेशन से आपको हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है, बैंक जाना है, गार्डन जाना है, अपार्टमेंट्स जाना है, तो ये सारी चीज़ें हमें मैप में पता चलती है।
तो मैप इसी चीज़ में हेल्प करता है हमें। मैप को आप ले सकते हैं किसी खजाने का रास्ता दिखाने वाला कोई मार्गदर्शक की तरह होता है ये आपको बताता है कि चीज़ें कहाँ हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है और उन तक कैसे पहुँचा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दे रखी है ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। एटलस क्या है? बच्चों एटलस एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो बस इजी है इसकी स्टेटमेंट। देखिए, एक पुस्तक में नक्शों का संग्रह, एक पुस्तक है जिसमें नक्शों का संग्रह है, बहुत सारे नक्शे हैं, उसी को एटलस कहते हैं। इसमें तो कुछ मुश्किल की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉरी। अब ये दे रखा है हमें एक मानचित्र और उसके घटक, यानी कि मैप और उसके घटक। घटक हम आगे बढ़ेंगे, मैप को समझते हैं मैप क्या है। मानचित्र किसी क्षेत्र का दृश्य निरूपण होता है, यानी कि वो किसी क्षेत्र, किसी एरिया का दृश्य निरूपण, यानी कि हमें बताया जाता है कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये जगह यहाँ पे है। जैसा अभी हमने देखा, जैसे मैंने आपको भी फ़ोटो दिखाई, उसमें पता था बैंक कहाँ है, स्कूल कहाँ है, रेलवे स्टेशन कहाँ है। उस क्षेत्र का दृश्य निरूपण है, जिसमें हम कुछ भी हो सकता है, कोई भी खास चीज़ दिखाई हो, जिसमें पर्वत, नदियाँ, शहर, सड़कें जैसी विभिन्न विशेषताओं की स्थिति दर्शाई जाती है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ शहर है। नेक्स्ट देखिए, मानचित्र सरल या जटिल हो सकते हैं। अब सरल जटिल कैसे हो सकते हैं? अगर मैप में ज़्यादा डिटेलिंग दी होगी तो ये थोड़ा जटिल हो सकता है, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप। कुछ समझ नहीं आएगा कि मतलब ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर उसमें कम चिन्ह दिए होंगे, कम जानकारी दी होगी, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। तो ये इसी बात पर निर्भर करता है उसमें कितनी जानकारी शामिल है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार का मानचित्र एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब मानचित्र भी ना कई प्रकार के होते हैं। बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयगत मानचित्र। और जो प्रत्येक मानचित्र है वो कोई विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति, यानी कोई विशेष जानकारी देता है, किसी खास चीज़ के लिए काम आता है। जैसे भौतिक मानचित्र, और मतलब इन सभी को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने डिटेल में ऐसे लिख रखा है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र आपने बच्चों देखा भी होगा, स्कूल में मंगाते हैं कभी कभार। और राजनीतिक मानचित्र भी देखा होगा, वैसे सारे ही देखे होंगे। भौतिक मानचित्र क्या होते हैं? फिजिकल मैप, जिसमें हमारे पर्वत, नदियाँ, झीलें ये शो होती हैं, ठीक है, कि कहाँ पे पठार है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ झीलें हैं, कहाँ नदी हैं। ये सब खास खास चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। फिजिकल चीज़ें, मेनली फिजिकल चीज़ें बताता है कि कहाँ पठार है, जिन्हें हम छू सकते हैं ना, फिजिकल चीज़ें बताता है। जो प्राकृतिक विशेषताएं दर्शाई जाती है, जो प्रकृति से बनी है ना, प्राकृतिक विशेषताएं भौतिक मानचित्र में बताई जाती है। इसे फिजिकल मैप कहते हैं इंग्लिश में। आगे देखिए राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र को पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं, आपको पता होगा, जिसमें देशों, राज्यों और शहरों की सीमाओं को दर्शाते हैं। ये जो हमने पॉलिटिकल से रिलेटेड चीज़ होती है, मतलब जो हमने देश बनाए, हमने बनाया है, ये जो बाउंड्रीज़ बनाई है हमने हमने देशों में बांट रखा है कि हाँ ये चाइना है, ये पाकिस्तान है। देखो उसमें दर्शाया गया है कि हाँ ये जो हमारे सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं, राज्य नहीं सॉरी देश हैं, उनको दर्शाया गया है। और हमारे भी स्टेट्स में बटा हुआ है, जो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं ये उन सबको दर्शा रहे। राजस्थान है, गुजरात है, ये महाराष्ट्र है ना। तो स्टेट्स जो बाउंड्रीज़ को दिखाता है, राज्यों को, शहर को, देश को। अब इसके अंदर जाके देखें तो ये यूपी न्यू दिल्ली दिखा रखा है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ दिखा रखा है। तो यही कोई देश या राज्य को दर्शाता है पॉलिटिकल मैप। आगे देखिए विषयगत मानचित्र। विषयगत मानचित्र क्या होता है? ये किसी विशेष चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, विशिष्ट प्रकार की कोई सूचना देते हैं। क्या देते हैं? विशिष्ट प्रकार की सूचना, जैसे कि ये जनसंख्या घनत्व दिखा दिया या जलवायु क्षेत्रों की दिखा दी, जलवायु क्षेत्र कौन कौन से, तो कोई विशेष सूचना दे रहे होते हैं। ये अलग अलग कलर्स के होते हैं, देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या पढ़ेंगे हम, मानचित्र के घटक।
कंपोनेंट्स, ठीक है। मानचित्र में कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो हमें उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को समझने में मदद करते हैं। अब मानचित्र में बहुत प्रमुख घटक होते हैं जो क्या करते हैं, जो मैप में जो जानकारी दी होती है उसको समझने में मदद करते हैं, ठीक है। कि मैप में जैसे कि हमें कोई दिशा दिखा रखी है कि हाँ ये डायरेक्शंस वगैरह, तो उससे हमें इजीली समझ में आता है। कितनी दूरी है उससे इजीली हमें समझ में आता है कि हाँ कितनी देर लगेगी हमें, या कितना दूर है रास्ता, से पता चल जाता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चलो पढ़ते हैं। तो प्रमुख घटक 3 हैं। पहली है दूरी। मानचित्रों में दूरियों को दर्शाने के लिए एक पैमाने का उपयोग किया जाता है। पैमाना मतलब बच्चों स्केल होता है, ठीक है। तो मानचित्र में जो दूरियां होती हैं उसको दर्शाने के लिए स्केल का यूज़ किया जाता है। यह पैमाना मानचित्र पर दर्शाई गई दूरियों और ज़मीनों पर वास्तविक दूरियों के बीच संबंध को दर्शाता है। उदाहरण के लिए एक पैमाना यह दर्शा सकता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविकता में 500 मीटर के बराबर होता है। कितना? 1 सेंटीमीटर 500 मीटर के बराबर होता है। ये हमें एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो बेसिकली दूरी कैसे पता चलता है मैप में, मैं अभी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी, पहले सुनिए। दूरी ऐसे पता चलता है, अगर एक मैप है तो उसमें हमें पैमाना भी दिया होता है, स्केल दिया होता है, उसमें साइड में लिखा होता है कि हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उसमें क्या होता है, जैसे हम 1 सेंटीमीटर है, जैसे मैप में अगर हमारे, तो मान लीजिए कि आपको एक मैप दे रखा है, तो उसमें ना दे रखा होता है कि जैसे अगर उसमें 1 सेंटीमीटर की कोई भी जगह दिखा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होता है स्केल में कि 1 सेंटीमीटर 500 मीटर के बराबर होगा। जो 1 सेंटीमीटर है 500 मीटर के बराबर होगा रियल में, ठीक है। जो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी दिख रही होगी वो हकीकत में 500 मीटर की दूरी होगी, ऐसे दे रखा होता है के बराबर होता है। आपको मैं मैप में समझाती हूँ। ये देखिए, जैसे बच्चों मान लीजिए ये हमें मैप दे रखा है, तो ये हमारा स्केल दे रखा होता है हर मैप्स में, ठीक है। डिस्टेंस को बताने के लिए, दूरी को बताने के लिए। तो जैसे देखिए, आप ये मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में शायद 400 किलोमीटर की दूरी होगी। अगर इतना है तो इसे नाप के देखिए आप कि कितना है। अगर ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर पे जितनी भी दूरी होगी यानी कि वो 400 किलोमीटर के बराबर होगी। तो मैप में नप नप के बनता है, माप के ही बनता है, ठीक है। इससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि हाँ इतनी लोकेशन हमारी 400 किलोमीटर दूर पड़ेगी या कितनी दूर पड़ेगी। और इसी में कंपोनेंट्स वैसे 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिख रखा है डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। डायरेक्शन में हमारा ये आ जाता है, हमें डायरेक्शन दिशा बताते हैं। नॉर्थ होती है, वेस्ट होती है, ईस्ट होती है, साउथ भी होती है, और भी होती है, बताऊंगी मैं, जो बीच की होती है। और सिंबल्स, सिंबल्स में देखिए तो बेसिकली 3 ही कंपोनेंट्स घटक होते हैं। दूरी तो मैंने आपको बता दिया कि स्केल से मापते हैं, दूरी दे रखी होती है, कितनी दूर है हमें पता चल जाता है स्केल के माध्यम से। डायरेक्शन, डायरेक्शन भी पता चल गया आपको, डायरेक्शन कौन सी चीज़ नॉर्थ में पड़ रही है, कौन सी चीज़ साउथ में पड़ रही है, आगे बढ़ाऊंगी मैं ये। और सिंबल, सिंबल होते हैं ये कोई विशेष सूचना दी जाती है, जैसे कि ये ब्लू ब्लू निकल रहा है तो ये क्या है, ये हमें पता है कि हाँ ये नदी जा रही है ना। और ये ग्रीन ग्रीन है तो ये घास होगी, ये मतलब सिंबल दे रखे होते हैं। ठीक है। और ये देखिए हिमालयाज दे रखा है, तो सिंबल इसमें होते हैं कहाँ पे पानी है, कहाँ पे क्या है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए मानचित्र के घटक ही पढ़ रहे हैं हम। उसका दूसरा दूसरा दिशा होती है, अभी मैंने पढ़ा है ना कि डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन, ये देखिए ये होता है। बेसिकली हमारी 4 डायरेक्शन होते हैं, लेकिन ये बीच की डायरेक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं। मानचित्रों में मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होती है। उत्तर, उत्तर होती है
दक्षिण होती है, पश्चिम होती है और पूर्व होती है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। और बीच की दिशाएं, जो ये बीच की हैं बच्चों, ये कौन सी है? बीच की दिशाएं हैं। तो बीच की दिशाएं उत्तर पूर्व, यानी कि रुकिए, ये देखिए बच्चों, बीच की दिशाएं उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूर्व यानी ये वाली, ये नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये हमारी बीच की दिशाएं होती है, जो बीच में बनी होती हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की नॉर्थ वेस्ट होगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की नॉर्थ ईस्ट होगी, वेस्ट और साउथ के बीच की साउथ वेस्ट होगी। ठीक है, ऐसी होती है। तो का उपयोग स्थानों का पता लगाने के लिए पड़ता है। अब कोई चीज़ बीच में पड़ रही है ना? अब कोई जगह बीच में पड़ रही है तो हम बोलेंगे नॉर्थ और ईस्ट में पड़ रही है। ठीक है, ईस्ट में तो पड़, अब कोई चीज़ नॉर्थ में भी नहीं पड़ रही, ईस्ट में नहीं पड़ रही, बीच में पड़ रही है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ रही है। ठीक है, तो स्थानों को पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये हमारी सहायता के लिए, स्थानों की सहायता पता करने के लिए किया जाता है। अधिकांश मानचित्रों में उत्तर दिशा को दर्शाने वाला एक तीर होता है। ज़्यादातर जो मानचित्र होते हैं उसमें उत्तर दिशा को दर्शाने वाला एक तीर भी होता है। निम्नलिखित चित्र में 4 बड़े तीर 4 मुख्य दिशाओं को दर्शाते हैं। हाँ, बेसिकली हमें जो 4 बड़े तीर दे रखे होते हैं, ठीक है, जो हमें मुख्य 4 दिशाओं के बारे में बताते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बाकी बीच का तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना? तो ये भी हमारी हेल्प करती है कि हाँ, कौन सी चीज़ कहाँ है उसको पता करने में, कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगी। दूरी तो पता करती है कितनी देर लगेगी, है ना? आगे बढ़ते हैं। लास्ट कंपोनेंट है चिन्ह। देखिए, मानचित्रों में विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पेड़ का छोटा चित्र जंगल को दर्शा सकता है। अगर एक पेड़ का छोटा चित्र बना है मैप पे, तो उससे हमें पता चल सकता है कि हाँ, यहाँ पे जंगल वाला एरिया होगा। एक बिंदीदार रेखा सड़क को दर्शा सकती है। ये देखिए, ये ऐसे बिंदीदार रेखा होगी तो ये सड़क को दर्शा सकती है। इसी चिन्हों की व्याख्या मानचित्र के विवरणीकरण या कुंजी की जाती है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट से चिन्ह दिए गए हैं, ये हम पढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ पे दे रखा है रेलवे लाइन, बॉर्डर, मेट्रो गॉज, रेलवे स्टेशन। ये रेलवे लाइन पे बिछा होता है। ठीक है, रेलवे लाइन का हो गया, मेट्रो के हो गए, रेलवे स्टेशन का हो गया, तो ये इसके लिए बनाए जाते हैं। आगे देखिए, रोड्स के लिए होते हैं ये वाले साइन, ये डॉट्स वाले, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना कि एक बिंदीदार रेखा हो तो डॉट रोड को दर्शाती है। ये होते हैं बाउंड्री के लिए, किसी देश की, इंटरनेशनल या स्टेट की बाउंड्री होती है उसको दर्शाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल भी होता है, स्टेट भी। आगे देखिए, रिवर के लिए ये है, ये तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ, ये हमारा रिवर के लिए है। ये हमारा वेल, कुएं के लिए है, टैंक के लिए है, कैनल के लिए, ब्रिज के लिए। आगे देखिए, ये देखिए, हमारे टेम्पल्स को भी दर्शाते हैं। टेम्पल हो गया, ये चर्च, चर्च के लिए, मॉस्क्यू के लिए, है ना, बहुत सारे टेम्पल्स। और आगे देखिए, पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ, एंड पुलिस स्टेशन के लिए पीएस, पीएस के साइन होते हैं। तो ये साइंस हमारी हेल्प करते हैं। सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, सेटलमेंट कोई समझौता वगैरह होता है उसके लिए, और ग्रेवयार्ड बच्चे होता है कब्रिस्तान वगैरह, तो उसके लिए साइन होते हैं। ट्री एंड ग्रास के लिए तो आप पढ़ ही चुके हैं, ट्री एंड ग्रास का तो बहुत ईजी है। तो ये आमतौर पे हमें मानचित्रों में मिलते हैं क्योंकि इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है और ये हमारी हेल्प करते हैं कि हाँ, कहाँ पे पानी वाला एरिया, कहाँ रोड है, ये इस चीज़ को ढूंढने में, समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चिन्ह भी हमारे बहुत उपयोगी आते हैं किसी मानचित्र को समझने के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी का मानचित्र। ये देखिए, पृथ्वी एक गोलाकार आकृति है
इसलिए इसे समतल मानचित्र पर दर्शाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पृथ्वी को दर्शाने का एक अधिक सटिल तरीका ग्लोब है, क्योंकि ये सही अनुपात और दूरियों को बनाए रखता है। हालांकि कई उद्देश्यों के लिए मानचित्र अधिक सुविधाजनक होता है। अब क्या होता है, अगर हमें पूरी अर्थ को दिखाना है, पृथ्वी को दिखाना है, तो वो गोलाकार आकृति की है, ठीक है, जैसे कि ये है ना। इसलिए इसे समतल मानचित्र पर दर्शाना तो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो प्लेन मानचित्र होता है, जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको, जो हमने पहले पढ़ा था बच्चों, ये देखिए, अभी दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए। अब ये क्या है, एक समतल मानचित्र है, पृथ्वी के गोलाकार को दिखा रहा है कि हाँ एक ये गोला है, इसके पीछे वाला है। तो एक समतल मानचित्र पे कंफ्यूजिंग होगा, ये क्या है, दो दो पृथ्वी है ना, तो ऐसा लगेगा बच्चों को, अंडरस्टैंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम इसे ग्लोब पे दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे समतल मानचित्र पर दर्शाना चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, ग्लोब, ये जो हमारा ग्लोब है उस पर दर्शाते हैं। गोलाकार आकृति है ना, क्योंकि इसकी सर्कल नहीं है, गोलाकार आकृति है। पृथ्वी को दर्शाने का एक अधिक सटीक तरीका ग्लोब है, जैसे कि मैंने अभी कहा, क्योंकि ये सही अनुपात और दूरियों को बनाए रखता है कि हाँ जितनी दूरी पे जो राज्य बना है, सॉरी देश बना है, तो उसे ये दर्शाता है सही दूरी पे। अब मैप में हमें ये बच्चे को समझना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम इसे ग्लोब पे दिखाते हैं। हालांकि कई उद्देश्यों के लिए मानचित्र अधिक सुविधाजनक होता है। अगर हमें मार्किंग करनी है, कुछ नोट वगैरह करना है, तो ये ज़्यादातर मानचित्र पर अधिक सुविधाजनक होता है। इसके मैप भी मिलते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादातर ये इजीली अगर हमें समझ में आए तो हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। तभी आपने देखा है ग्लोब पे होता है। पृथ्वी पर स्थानों का सटीक स्थान निर्धारित करने के लिए हम अक्षांश और देशांतर पर आधारित एक समन्वय प्रणाली का उपयोग करते हैं। अब क्या है, पृथ्वी को जो स्थानों का सटीक स्थान, जैसे कि हमें पता चले कि हाँ ये जगह यहाँ पे ही है, उसकी जो लोकेशन बताता है, उसको निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं, हम अक्षांश और देशांतर पर आधारित एक समन्वय प्रणाली का उपयोग करते हैं। हमने कुछ लाइंस बनाई है, इमेजिनरी लाइंस, जो कि अक्षांश रेखाएं ये रही, और ये देशांतर, अक्षांश रेखाएं होती है ऐसे, और देशांतर रेखाएं हमारी ऐसे होती है, ठीक है। तो हम ये आगे डिटेल में जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। और अक्षांश रेखाएं की जो बीच की रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, और देशांतर रेखा की जो बीच की रेखा होती है उसे मुख्य देशांतर रेखा या प्रधान माध्यान्ह रेखा भी बोलते हैं। तो मैं आगे जानते हैं, चलिए आगे। ये देखिए, पहला टॉपिक है हमारा निर्देशांकों को समझना। क्या होते हैं निर्देशांक बच्चे? एक निर्देशांक प्रणाली किसी विशेष बिंदु की स्थिति को विशिष्ट रूप से निर्धारित या पहचानने के लिए एक या एक से अधिक संख्याओं का उपयोग करती है। क्या होता है निर्देशांक प्रणाली? ये किसी विशेष बिंदु को स्थिति को दर्शाती, ठीक है। ये हम कोई पॉइंट कर रहे हैं कि हाँ कहाँ पे है, किसी विशेष बिंदु या स्थिति को विशिष्ट रूप से निर्धारित करने या पहचानने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब इसमें ना एक या एक से अधिक संख्याएं होती है, संख्याओं का यूज़ होता है। संख्याओं का उपयोग से माध्यम से हम उसकी लोकेशन खोज लेते हैं कि वो कहाँ पे है। पृथ्वी के संदर्भ में अक्षांश और देशांतर का उपयोग किसी विशेष स्थान की स्थिति निर्धारित करने या सटीक रूप से इंगित करने के लिए किया जाता है। तो निर्देशांकों में अगर हम देखें तो हमारे जो ये अक्षांश और देशांतर है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। वही हमें बताते हैं विशेष स्थान को, उसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं, ठीक है। उसे सटीक रूप से इंगित करते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कितना डिस्टेंस है, बांटते हैं, है ना। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा
एक मिनट, एक पॉइंट और रह गया, वो कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको इजीली समझाती हूँ। यह पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी, एक पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर खींची गई, ये हमारी देशांतर रेखा और ये हमारी अक्षांश, ऐसी हमारी काल्पनिक रेखाएं खींची हैं जो किसी लोकेशन को दर्शाते कि हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्रह पर स्थान निर्धारण करने, मतलब स्थान को बताती हैं और नेविगेशन में सहायता करती हैं। पृथ्वी पर किसी बिंदु की स्थिति को उसके अक्षांश और देशांतर के रूप में लिखने पर उसके निर्देशांक कहलाते हैं। मतलब कौन कितने अक्षांश पर, जैसे नंबर्स वगैरह लिखे हैं तो अक्षांश और देशांतर के रूप में लिखते हैं हम, उसी को हम निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, आगे आपको मैं दिखाती हूँ। पहले आप ये देखिए, मान लीजिए एक चेस का बोर्ड दे रखा है। पहले ये जो सफ़ेद वाली चेस थी रानी, वो यहाँ पे थी। ठीक है, अब क्या हुआ, वो आगे बढ़ गई 2 कदम, 1 2। ठीक है, तो मान लीजिए जो ऐसे लाइन आ रही है सीधी सीधी, ये हमारी देशांतर रेखा है हमारी पृथ्वी पर, और जो ऐसे रेखा जा रही है ये हमारी क्या है, अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो ये चेस की जो रानी थी, जो भी था, ये 2 आगे बढ़ गई। ठीक है, तो अब इसकी लोकेशन कहाँ है, ये देखिए, यहाँ पे देशांतर और अक्षांश रेखाएं मिल रही हैं, तो ये इसकी लोकेशन बता रही है कहाँ पे है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये 4 4 पे है। ठीक है, यहाँ से 4 कदम चली है ये, और यहाँ से 4, 2 पे थी, 2 से 4 पे आ गई, यानी कि 2 कदम यहाँ से चली और 4 यहाँ। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर लोकेशन बताई जाती है। आगे चलते हैं, पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ मैं। ये देखिए, ये है हमारी अक्षांश रेखा। तो अक्षांश क्या होता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश हमारी ऐसे लाइन होती है। ठीक है, तो जो बीच में जो रेखा पड़ती है वो हमारी भूमध्य रेखा होती है, जो कि काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों के ठीक बीच में स्थित है। ये देखिए बच्चों, जो बीच में बांटती है। ठीक है, जो कि हमारे उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को बांटती है। ठीक है, यह 0 डिग्री अक्षांश पर है। ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश पर है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में विभाजित करती है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बांटती है, विभाजित करती है। अक्षांश रेखा ये भूमध्य रेखा के समांतर चलने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। अभी भूमध्य रेखा क्या है, ये समांतर चलने वाली काल्पनिक रेखा है, यानी कि साथ साथ चलती है। ये ऐसे चल रही है तो इसी के समांतर दूसरी रेखा भी चल रही है, फिर तीसरी भी चल रही है ना, समांतर चलती है ये लाइंस। और ये भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी को मापती है, कि उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है उसको मापती है, कि उत्तर से लेके दक्षिण तक हमारी कितनी दूरी है। उदाहरण के लिए कर्क रेखा लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और मकर रेखा लगभग 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं सेम सेम है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, ये उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और ये दक्षिणी अक्षांश पर। आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, ये हमारी दक्षिणी पे है, दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, और ये वाली हमारी उत्तरी अक्षांश पे, उत्तर की साइड है ये, और ये दक्षिण की साइड।
तो देख रहे हैं आप, पैरेलल चल रही है, समान है, ठीक है। और देखिए ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं उनका ये डिग्री में बटा होता है। जैसे कि हमारी जो बीच की रेखा है वो 0 डिग्री है, और फिर ये देखिए ये 0 डिग्री है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी 0 डिग्री क्यों है, 1 मिनट। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे कोण बन रहे हैं, ये 90 डिग्री का बन रहा है ये सीधे जाके। पर अगर जो हमारी 0 डिग्री है क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोण ही नहीं बन रहा। अगर हम देखें तो सीधा है, ठीक है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री पे है ये। ऐसे अगर हम इधर जाएं तो ये 30 डिग्री पे है, ये 45, ऐसे कोण बना रही है ये, तो 45 है। ये ऐसे बना रही है तो ये 60 है ना। जितना खुला होगा ये कोण तो हमें पता ही है कैसे होते हैं, तो इस हिसाब से ये डिग्री में बटे हैं। पर ये बच्चों याद रखना कि ये 90 डिग्री तक ही कोण बनाती है। जो हमारी अक्षांश रेखा है वो सिर्फ 90 डिग्री तक कोण बनाती है, ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री तक ही कोण बनाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं वह हमारे जलवायु क्षेत्र को भी विभाजित करती है। उससे हमें जलवायु में पता चलता है कि क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, कहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, ठीक है। सब जगह अलग अलग क्लाइमेट होता है। देखिए पृथ्वी को अक्षांश के आधार पर विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। भूमध्य रेखा के निकट का क्षेत्र आमतौर पर गर्म होता है। जो भूमध्य रेखा हमारी कौन सी है, ये है ना, तो ये इलाका बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के मतलब बीच में होता है, तो बहुत गर्म इलाका होता है। और इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ये देखिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, और ये बहुत गर्म होता है, 0 डिग्री पे होता है ना। आगे देखिए उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय वृत्तों के बीच के क्षेत्रों को समशीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय है और जो ध्रुवीय वृत्त हैं उसके संग जो लगा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके बीच के क्षेत्र को हम समशीतोष्ण वृत्त कहते हैं। ये देखिए इसे हम समशीतोष्ण वृत्त कहते हैं। इधर मतलब ज़्यादा गर्मी तो नहीं होती लेकिन होती है गर्मी, ठीक है। समशीतोष्ण मतलब नॉर्मल होता है ना, ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ की जलवायु मध्यम होती है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी, ठीक है, तो यहाँ की मध्यम होती है। आगे देखिए ध्रुवों के निकट के क्षेत्रों को शीत क्षेत्र कहा जाता है। ये बहुत ठंडे होते हैं। और जो उत्तरी ध्रुव है, देखिए जो ये वाले इलाके हैं ये बहुत ठंडे होते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें शीत क्षेत्र कहा जाता है, उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक है, और ये दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये बहुत ठंडे इलाके होते हैं। हम पता है अटलांटिक हमारा और अटलांटिक जैसे शीत इलाके हैं वो यहीं पड़ते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ठंडे क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, यहाँ जीवन बिताना मुश्किल है। तो ये हमारे क्लाइमेट को मानते हैं। यहाँ पे हमारा बहुत गर्म इलाका है, यहाँ पे भी हम नहीं रह सकते, ये हमारे लिए नॉर्मल है। ये जो इलाका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये जो हमारा बीच का इलाका है ये मध्यम होता है, ना ज़्यादा ठंडा गर्म। और ये वाले इलाके होते हैं हमारे बहुत ठंडे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे देखिए सेल्सियस लिख रखा है, 0 डिग्री होता है, ये 23.5 डिग्री होता है, और ये 66.5 डिग्री, ठीक है। तो हमारे जलवायु क्षेत्र को भी काम आते हैं, अक्षांश रेखा जलवायु में बांटते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं देशांतर। देशांतर को बच्चों हम मेरिडियन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे देखिए प्राइम मेरिडियन रेखा भी बढ़ती है, बीच में यहाँ से गुजरती है। ये देख सकते हैं आप, यूरोप वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से जाती है जो हमारे बीच की प्राइम मेरिडियन रेखा है। प्रधान माध्यान्ह रेखा, उसे हम प्रधान माध्यान्ह रेखा बोलते हैं हिंदी में।
प्रधान माध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ये सारी जो हमारी देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं काल्पनिक हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजर रही है। क्या है ये जो उत्तरी ध्रुव, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, उसके इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, तो उसके बीच से गुजर रही होती है, ठीक है। ग्रीनविच एक शहर है, वहां से गुजर रही है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, बीच से गुजर रही है। यह 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। प्रधान मध्य रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। अब ये क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ठीक है, 0 डिग्री है इसकी रेखा। ये देखिए, ये देखिए, ये 0 डिग्री रेखा है, ठीक है, ये 0 डिग्री है और ये हमारे पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर को बांटती है। देखिए, ये हमारे पश्चिमी देशांतर है और ये हमारा पूर्वी देशांतर है, उसको ही बांटती है। प्रधान माध्य रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, मैंने आपको बता दिया। देशांतर रेखाएं, आगे हम पढ़ते हैं। देशांतर रेखाएं यह काल्पनिक रेखाएं हैं, हम पढ़ चुके हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। मतलब जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाती है ना, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक जा रही है ना, ठीक है। और उसी ये प्रधान माध्यम रेखा पूर्व से पश्चिम की दूरी को मापती है। ये क्या करती है, पूर्व से लेके पश्चिम की दूरी को मापती है कि कितना है, ठीक है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क लगभग 74 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित है और टोक्यो लगभग 140 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो बच्चों देखिए, ये भी हमारा डिग्री में बांटा गया है, ये देखिए। पर ये क्या है, ये 180 डिग्री तक होता है, ये देखिए, ये 180 डिग्री तक बटा है। जो हमारी अक्षांश रेखाएं थी वो 90 डिग्री तक थी, ठीक है, पर ये हमारा 180 डिग्री तक है, ठीक है। कैसे बताती हूँ मैं। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, यहाँ से 0 डिग्री लगता है, फिर यहाँ से 30 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा है, ऐसे बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये 0 डिग्री है, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, ठीक है। ये ऐसे कोड बन रहा है, 90 है, ठीक है, ये क्या है, 90। अभी देखिए, 0 से ये फिर 120 है, फिर 150 है, कोड खुल रहा है और ये कोड पूरा हो गया, यानी कि पीछे तक है। तो जब ये हमारा जो एंगल है ये हमारा पूरा ऐसे खुल जाए तो ये 180 डिग्री हो जाता है ना। ये पीछे की साइड में, ये मतलब ऐसे बटा है, यूं, और फिर ये यूं अलग है। जो हमारा अक्षांश वाला था वो हमारा यूं था, ऐसे था, फिर उसे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा 180 डिग्री तक है बटा हुआ, ठीक है। और इस बीच की रेखा को हम प्राइम मेरिडियन रेखा बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। देशांतर रेखा है हमारी 180 डिग्री तक कोण बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाएं जो होती है हमारी स्थानीय समय को भी बताती हैं, स्थानीय समय, ठीक है। पृथ्वी के घूर्ण मतलब उसके घूमने, जो वो घूमता है ना, के कारण विभिन्न स्थानों पर दिन और रात अलग अलग समय पर होते हैं। स्थानीय समय किसी स्थान के देशांतर द्वारा निर्धारित होता है। समान देशांतर वाले स्थानों को स्थानीय समय समान होता है। अब क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी घूमती है, हमें पता है देशांतर रेखाएं कैसे बांटती है, हमारे पश्चिम को और पूर्व रेखा को बांटती है ना, पूर्व साइड को। तो क्या होता है, जब ये अर्थ घूमती है, अर्थ ऐसे राउंड राउंड हो रही है, ठीक है, ये अर्थ है, ये घूम रही है, तो जो उसका ये वाला हिस्सा है, जब वो आगे आ जाता है तो दिन हो जाता है, और ये वाला मतलब ये क्या है, वेस्ट वाला, और ये क्या है,
पूर्व वाला इलाका, ठीक है, पश्चिम वाला, सॉरी ईस्ट वाला, ठीक है, ईस्ट वाला, ठीक है। तो जब ये सामने आता है, जब ये वाला इलाका सामने आता है तो यहाँ पे सूरज पड़ता है, तो पीछे की साइड क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो जहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही होगी वहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, डे होगा। और जो इधर साइड है, जो उसका उल्टी साइड होगा, उधर क्या हो जाएगी, नाइट। अब यही यही चीज़ घूम के जो हमारा वेस्ट वाला चीज़ है वो यहाँ आ जाए और ईस्ट वाला यहाँ आ जाए, तो फिर यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ईस्ट वाली साइड अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे डे और नाइट होते हैं, स्थानीय समय बंटते हैं, ठीक है। और स्थानीय समय किसी स्थान के देशांतर द्वारा ही निर्धारित होते हैं, मतलब देशांतर रेखाएं द्वारा ही निर्धारित होते हैं। जो देशांतर रेखाएं हमारे ऐसे बांटते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग डे और नाइट होता है, उसी के थ्रू हम बांटते हैं। समान देशांतर वाले स्थानों को स्थानीय समय समान होता है। जो देशांतर जो दो बांटते हैं ना, दो हिस्से, जैसे कि ईस्ट और वेस्ट, मान लीजिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो समान बांट रखा है ना। तो अगर ये हाफ साइड है तो इधर क्या होगी, रात होगी, और हाफ साइड में क्या होगी, जो प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, ठीक है, तो यहाँ से गुजरती है, तो इस साइड क्या होगा, इस साइड नाइट होगी, तो इस साइड डे होगा, ठीक है। तो ये देशांतर रेखा ही हमारी बांटती है, इसलिए इसे स्थानीय समय बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, हमें पूरा ग्लोब दे रखा है, ठीक है। ये हमें दे रखा है, कौन सा वाला दे रखा है बताओ, चलो। ये क्या बांट रहा है, हमारे वेस्टर्न हेमिस्फेयर को और ईस्टर्न हेमिस्फेयर को बांट रहा है ना। तो ये क्या है, ये हमारी देशांतर रेखा इधर से आ रहा है, ठीक है। जो कि ये कौन सी रेखा जा रही है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन रेखा जा रही है ना, प्रधान मध्याह्न रेखा। और ये हमारी कौन सी जा रही है, भूमध्य रेखा। ये हमारे उत्तरी ध्रुव को बांट रहा है, और ये हमारे दक्षिणी ध्रुव को बांट रहा है ना। तो ये देखिए, ये हमारी अक्षांश रेखा है, ये हमारी अक्षांश रेखा को दिखा रहा है। और जब ये आपस में ऐसे जो हमारी काल्पनिक रेखाएं बनाए हुए टकराती है, तो यहाँ पे जो बीच में जो पॉइंट मिलता है, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि लोकेशन क्या है। इसमें नंबर से रखे हैं ना। तो ये रेखा चित्र दर्शाता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्धों में बांट रही है ना, जो मैंने बताया। और जबकि भूमध्य रेखा होती है, इसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर रही है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या यूज़ होता है हमारे देशांतर और अक्षांश रेखाओं को। एक बार प्री रिवाइज करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं, चलो एक क्विक। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश होता है जो कि हमारे भूमध्य रेखा होती है, जहाँ से हमारी जो बीच वाली रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, ठीक है, उसे दिखाता है, 0 डिग्री की होती है, जो कि हमारे उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को बांटती है, ठीक है। और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, समांतर चलती है, जो उसकी रेखाएं हैं समांतर चलती है, समान होती हैं, ठीक है। ऐसे पैरेलल चलेंगी, ठीक है, समान होती हैं। इनका जो डिस्टेंस है, अगर इधर से ले लो उधर से ले लो तो समान होगा, इधर से ले लो फिर इसके तो समान होगा, ठीक है, इक्वल समांतर चलती है। और ये काल्पनिक तो होती हैं। और आगे देखिए, और क्या करती है ये हमारे जलवायु क्षेत्र को भी बांटती हैं। हमें जलवायु के बारे में पता चलता है कि हाँ, जो हमारी भूमध्य रेखा वाला है तो ये यहाँ पे इलाका गर्म है, ठीक है, उष्णकटिबंध है। फिर अगर हम इस वाले इलाके में आ जाते हैं, इससे ऊपर वाले में, जो उसकी समांतर रेखा है दूसरी कर्क रेखा, तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा थोड़ा मध्यम मौसम होता है, मध्यम जलवायु होती है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में। और जो सबसे ऊपर वाला इलाका है, जो उत्तरी ध्रुव से और जो दक्षिणी ध्रुव से मिलता जुलता है, यहाँ पे हमारी सर्दी वाला इलाका है, ठीक है, यहाँ बहुत ठंड होती है, शीत क्षेत्र है। तो अक्षांश में हमें ये बताया गया है।
और देखिए देशांतर में हमें क्या बताया, देशांतर में हमें बताया गया है प्रधान मध्यम रेखा, यानी कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन रेखा है वो जा रही है, ठीक है। वो हमारे पश्चिमी देशांतर को और उत्तरी पूर्वी देशांतर को बांटती है, ठीक है। और 0 डिग्री पे होती है हमारी प्राइम मेरिडियन रेखा। पर ये क्या होती है, ये ना बराबर, ये पैरेलल नहीं होती। ये देखिए ये सारे इसी डॉट से शुरू हो रही है और इसी डॉट पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो ये पैरेलल नहीं है, ये मतलब जैसे हमारी अक्षांश रेखा है ऐसे ऐसे जा रही है, नहीं, ये उसकी तरह पैरेलल नहीं है। ये हमारी दक्षांश रेखा है, इधर से ऐसे, इधर से अलग है, इधर से अलग है, इधर से अलग है, तभी ये देखिए 180 डिग्री कोण तक बटा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा होता है। और देखिए जो देशांतर रेखाएं हैं काल्पनिक, ये भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं और पूर्व और पश्चिम दूरी को ये मापती हैं, ठीक है। पश्चिम की और पूर्वी दूरी को मापती है कि पश्चिम से हमारा ये पूर्व से हमारा कहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है, पश्चिम से कहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। उसको पूरा पूर्वी से पश्चिम तक की दूरी को ये मापती हैं। और ये उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखाएं ये जाती हैं। आगे देखिए, और ये जगह की स्थिति भी बताती है, जैसे कि हमारे न्यूयॉर्क लगभग 74 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित है, ठीक है। न्यूयॉर्क हमारे यहाँ पड़ता है तो ये 74 डिग्री यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, यानी कि 60 के बाद होगा, ठीक है। तो यहीं पे होगा हमारा न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये कैसे पता लगता है, ये हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं से पता चलता है इनकी डायरेक्शन, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ेगा, ऐसे ही हमारा टोक्यो लगभग 140 पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो 140 हमारा कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ 150 है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ के करीब यहाँ पे पड़ेगा। तो ये हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ये हमें लोकेशन पता चलती है एग्जैक्ट, तो हमारी ये इस चीज़ में हेल्प करता है। और क्या था, ये स्थानीय समय बताता है, यानी कि डे कैसे होती है, नाइट कैसे होती है, कहाँ पे डे, अगर हमारे वेस्ट के साइड पे नाइट है तो ईस्ट के साइड पे डे हो रहा होगा, या ईस्ट के साइड पे नाइट है तो वेस्ट के साइड पे डे हो रहा होगा। तो ये घूमती है ना, उस अकॉर्डिंग हमें बांटती है, ये डे और नाइट को बांटती है। जो हमारी प्राइम मेरिडियन रेखा है, देशांतर रेखा है, ये हमारे डे और नाइट को बांटती है, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है समय क्षेत्रों को समझना। क्या होते हैं समय और क्षेत्रों को समझना, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और हर 24 घंटे में 360 डिग्री का पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी है हमारी, तो ये कैसे घूमेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, ऐसे घूमती है। जो हर 24 घंटे में क्या करती है, 360 डिग्री का पूरा चक्कर लगाती है। हम सभी को पता है पूरा चक्कर वो जो घूमती है 360 डिग्री का पूरा, मतलब पूरा ही घूम के चक्कर कब लगाती है, 24 घंटों में। तो इसका मतलब है कि ये हर घंटे 15 डिग्री घूमती है। 15 डिग्री घूमती है, मतलब हर घंटे ये 15 डिग्री। अगर हम 24 को डिवाइड करेंगे, देखिए अगर हम 360 को 24 से डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा 15 डिग्री आएगा। यानी कि हर घंटे, मतलब हर एक घंटे में वो 15 डिग्री घूम रही है। एक घंटे में कितना घूम रही है वो, 15 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए, समय क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए हम पृथ्वी को प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर रेखाओं में विभाजित करते हैं। जो समय क्षेत्र है उसको चिन्हित करने के लिए कि समय क्षेत्र कितना है ना, उसको चिन्हित करने के लिए हम पृथ्वी को प्रत्येक 15 डिग्री को देशांतर रेखाओं में विभाजित करते हैं। यानी कि जो हमारे देशांतर रेखा है ऐसे हमारी पृथ्वी पर बनी हुई है,
तो मान लीजिए 15 डिग्री है, ठीक है, 1 घंटे में। तो यहाँ से हम, और यहाँ से अगर हम दूसरी रेखा पर जाएंगे, दूसरी देशांतर रेखाओं में, तो 15 डिग्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम देशांतर रेखाओं में विभाजित करते हैं हमारी 15 डिग्री को, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसी 15 डिग्री पर हम देशांतर रेखाओं में विभाजित करते हैं, देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी, इससे आपको इजीली क्लैरिटी हो जाएगी। आगे देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री से पूर्व की ओर बढ़ते हुए माध्याह्न रेखा 15 डिग्री ई, 30 डिग्री ई, 45 डिग्री ई और इसी प्रकार 180 डिग्री ई तक जाती है। जो हमारी देशांतर रेखा है ना, 180 डिग्री ई तक है ना। तो ज़ीरो से, जब वो 0 से 180 डिग्री तक जाती है, ठीक है, तो प्रत्येक माध्याह्न रेखा स्थानीय समय से एक अतिरिक्त घंटे का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब 1 घंटा उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप इसे पढ़िए पहले, ठीक है, इसे समझिए। सबसे पहले उदाहरण के लिए, यदि प्रधान मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे हैं, उदाहरण कीजिए कि अगर यदि प्रधान मध्याह्न रेखा जो हमारी बीच की रेखा है वहाँ पे 12 बजे हैं, ठीक है, दोपहर के 12, तो 15 डिग्री पूर्व दोपहर 1 बजे, 30 डिग्री पूर्व में दोपहर 2 बजे और इसी तरह आगे भी समय होगा। आगे देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा से पश्चिम की ओर बढ़ने का अर्थ है समय घटना। आइए मैं बता रही बच्चों, 15 डिग्री पश्चिम पर सुबह 11 बजे, 3 डिग्री पश्चिम पर सुबह 10 बजे इत्यादि। अब मैं आपको पिक्चर के थ्रू ये क्लियर कर दूंगी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, यहाँ में पिक्चर दी गई है, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, हमारी प्राइम मेरिडियन रेखा, जो हमारी बीच की रेखा होती है, मान लीजिए अब यहाँ पे है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन रेखा हमारी देशांतर रेखा। तो इसमें 12 बजे हैं, ठीक है। अब हमें क्या जाना है, हमें किस साइड जाना है, पूर्व की साइड, पूर्व की साइड जो हमारा देश है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमारी दूसरी लाइन जा रही है, तीसरी लाइन जा रही है, उस हिसाब से हमारा टाइम बटा होता है, ठीक है। जैसे हमारी ये वाली देशांतर की रेखा जा रही है, ये वाली, अब ये वाली जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा +15, 1 सेकेंड, +15 डिग्री हो जाएगा, मतलब सॉरी +15 डिग्री नहीं, हमारा +1 आवर हो जाएगा, ठीक है, +1 आवर हो जाएगा। जैसे हमारा 15 डिग्री ई हुआ, यानी कि हमारा एक डिग्री हमारा बढ़ा, तो क्या होगा 1 PM। तो देखिए हमारा +1 आवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे 12 बज रहे हैं तो 1 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम 15 डिग्री और क्रॉस किया, जैसे 30 हो गया, 30 डिग्री ई पे गए, मतलब अगली देशांतर रेखा पर गए, तो 15 डिग्री हमारा और बड़ा कोड 30 हो गया, तो ऐसे हमारे 2 बज जाएंगे। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो प्लस हमारा 1 आवर होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 3 बज जाएंगे, 4, जितना भी हम पूर्व की साइड जाएंगे तो हमारा 1 घंटा का चेंज आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ऐसे ही अगर हम पश्चिम की साइड जाएंगे तो हमारा जो हमारा 1 आवर है वो माइनस होगा। जब 12 थे तो 11 बज जाएंगे, और थोड़े दूर गए 15 डिग्री और गए हम तो 10 हो जाएंगे, 15 डिग्री और गए तो 9 हो जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग हमारा टाइम बटा होता है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो हमारा 50 डिग्री का डिफरेंस वन घंटा हो जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। अगर हम पूर्व की साइड जा रहे हैं तो ये प्लस होगा, 1 घंटा हमारा बढ़ता जाएगा। और अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं लोकेशन पर तो हमारा ये माइनस में होगा, माइनस में 1 घंटा जाएगा। आपने देखा है ना, दूसरे हम इंटरनेशनल जगहों पे देखें तो टाइम चेंज होता है, हमारे इंडिया का टाइम अलग होगा और दूसरे देशों का टाइम अलग होगा, तो इसी हिसाब से होता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि आप देखिए जो हमारा सूरज है, डे स्टार्ट हो रहा है तो वो पहले यहाँ पे आएगा, फिर वो यहाँ पे आएगा, तो क्या है उस अकॉर्डिंग टाइम चेंज होगा ना। सूरज धीरे धीरे यहाँ पे आएगा तो
लेट स्टार्ट होता है, ठीक है। पूरा चक्कर लगाने में से टाइम लगता है। जब वो यहाँ पे होगा तो यहाँ पे तो नाइट हो रही होगी, है ना। तो इस हिसाब से, देशांतर के हिसाब से हमने 1-1 घंटा 15 डिग्री के अकॉर्डिंग कर रखा है। यहाँ पे सूरज पहले आता है तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक समय और समय क्षेत्र। अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि मानक समय और समय क्षेत्र में क्या डिफरेंस होता है। अधिकांश देश अपने से होकर गुजरने वाली मध्यम रेखा के आधार पर मानक समय अपनाते हैं, क्योंकि कई स्थानीय समय रखना अव्यावहारिक होगा। अब क्या होता है, ज़्यादातर देश में क्या होता है, अपने से होकर गुजरने वाली मध्यम रेखा देश है, ठीक है, कोई भी, तो उसके यहाँ से जो मध्याह्न रेखा गुजरती होगी, मतलब उसकी जो देशांतर वाली रेखा होती होगी, तो उसके आधार पर मानक समय अपनाते हैं, ठीक है, कि उसके देश से कौन सी रेखा गुजर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मानक समय अपनाते हैं, क्योंकि कई स्थानीय समय रखना अव्यावहारिक होगा। अपना एक समय करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए भारतीय मानक समय, यानी कि जो इंडिया की है, इंडिया का भारतीय जो मानक समय है, ग्रीनविच मीन टाइम GMT में 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। यानी कि जो हमारी जो बीच की जो हमारा इंडिया है उसके बीच की जो प्रधान मध्यम रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम, तो उससे ये जो हमारा इंडिया पड़ता है तो वो कहाँ पड़ता है, वो हमारा 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। उस हिसाब से मैंने आपको बताया ना कैसे बढ़ता है, 1 घंटा ज़्यादा 2 घंटा ज़्यादा जो इसकी है तो पूर्व की साइड आते जाते हैं, तो उस हिसाब से हमारा 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मानक समय को समय क्षेत्रों में व्यवस्थित किया जाता है, जो आमतौर पर 15 डिग्री विभाजनों का अनुसरण करते हैं। अब मानक समय क्या है, उसको समय क्षेत्रों में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब कहाँ से समय बढ़ रहा है घट रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे बांटा जाता है। आमतौर पर ही 15 डिग्री विभाजनों का अनुसरण होता है, मतलब जैसे हमने 15 डिग्री पे बांट रखा है ना अपना टाइम, उसी के अकॉर्डिंग होता है। विश्व मानचित्र पर इन समय क्षेत्रों की सीमाएं पूरी तरह से सीधी नहीं है, वह प्रत्येक देश के मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ संरेखित होने के लिए समायोजित होते हैं। अब क्या होता है, कोई बड़ा देश है, ठीक है, बड़ा देश है तो वहाँ पे ये सही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मध्यम रेखा गुजर रही होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ना टाइम में इनबैलेंस होता है, ठीक है, कि यहाँ पे 1 घंटा बढ़े, यहाँ पे 2 घंटा बढ़े, तो उसमें दिक्कत होती है। तो इसलिए ये कह रहा है कि विश्व मानचित्र पर इन समय क्षेत्रों को जो अगर हम देखें तो उसकी सीमाएं पूरी तरह से सीधी नहीं है, वे प्रत्येक देश के मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ संरेखित होने के लिए समायोजित होती हैं, मतलब वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के द्वारा ही अपनाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा तय करता है कि हाँ तुम्हारी इतनी है, तुम इस टाइम के अकॉर्डिंग है, ये जो भी है ऐसे चलो। आगे बढ़ते हैं। एकाधिक समय क्षेत्र वाले देश। तो मानक समय से आप क्या समझे बच्चों, कि जैसे हमारा इंडिया ही है, मान लीजिए, सॉरी बच्चों ये हमारा इंडिया नहीं है, ऐसे ही हमारा कुछ इंडिया बना है, मुझे थोड़ा ड्राइंग इतना आती नहीं है, तो मान लीजिए हमारा ये इंडिया है, ठीक है, तो इसमें जो समय है वे इक्वल है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे 6 बज रहे होंगे तो यहाँ पे भी 6 बज रहे होंगे, यहाँ पे 6 बज रहे होंगे, ठीक है, यहाँ भी 6 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या चलता है, मानक समय। अब ये क्या है, एकाधिक समय वाले देश, कोई बड़ा देश हुआ, इंडिया तो चलो छोटा है, अब कोई बड़ा देश हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये रशिया है, बड़ा देश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो कितनी सारी लाइंस जा रही है ना, यहाँ बहुत सारी लाइंस जा रही हैं, तो क्या होता है, हालांकि ऐसा लग सकता है कि हर देश का एक ही मानक समय है, ठीक है, हमें लग सकता है कि हर देश का एक ही मानक समय होगा, जो मतलब उस देश ने निश्चित कर रखा होगा अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कि हमारा इतना टाइम है, ठीक है, एक ही, मतलब पूरे देश में एक ही टाइम चलेगा, जैसे इंडिया में पूरा एक ही टाइम चलता है, तो ऐसे ही
ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिए बच्चों। हैं तो ऐसे ही अ, हर देश में चलता होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि रूस, कनाडा और अमेरिका जैसे बड़े देशों में कई समय क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइम अलग होगा तो यहाँ अलग होगा, है ना। हर जगह इसमें टाइम अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी देशांतर रेखाएं जा रही है, और 15 डिग्री में नहीं है ना ये पूरा देश समाया हुआ, इतनी सारी मतलब देशांतर रेखाएं जा रही है, तो इसलिए आगे लिखा है उदाहरण के लिए अमेरिका में 6 टाइम जोन है। ठीक है, ये अमेरिका है तो यहाँ पे 6 टाइम जोन है। ठीक है, तो यहाँ 6 टाइम जोन है, अलग अलग टाइम होंगे क्षेत्र के हिसाब से, 1 घंटा और पीछे पीछे पीछे, है ना, अलग अलग होंगे। और रूस में 11 है, रूस तो बहुत बड़ा है, उसमें 11 टाइम जोन है, बताइए। तो कहीं कहीं ये मानक समय नहीं चलता है। ठीक है, जहाँ पे एकाधिक समय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, बहुत सारे समय क्षेत्र होते हैं, तो मानक समय वहाँ नहीं चलता है कि एक निश्चित टाइम होगा पूरे देश में, ऐसा नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं है ना, इसलिए। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ सूरज उग रहा है और यहाँ पे अभी उगा ही नहीं होगा, यहाँ रात होगी, है ना, तो ऐसा होता है। तो रूस में पूर्व से पश्चिम तक यात्रा करने के लिए, अगर हम पूर्व से लेके पश्चिम तक अगर हम यात्रा कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको अपनी घड़ी को स्थानीय समय से मिलाने के लिए 10 बार समायोजित करना होगा, यानी कि 10 बार ठीक करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 बज रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ तो 10 ही बज रहे होंगे, है ना। तो आपको 11 कितनी बार 11 बार आपको 10 बार या 10 बार, सॉरी 10 बार आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़े बड़े देशों में मानक समय नहीं चलता है। ठीक है, हाँ कुछ छोटे देश है, अगर ज़्यादा उसमें 19-20 फ़र्क नहीं है, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ हम मानक समय चला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा इंडिया पड़ रहा है, तो इंडिया की देखिए, ये रहा इंडिया, तो ये देखिए लास्ट में बिल्कुल कोने में लग रहा है, यहाँ पे टाइम थोड़ा चेंज होता है कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है और जो हमारा गुजरात आता है उसमें थोड़ा टाइम के डिफरेंस होता है, लेकिन तब भी हम एक टाइम चलाते हैं, क्योंकि ये हमारा छोटा सा देश है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए तो यहाँ हम मानक समय चला सकते हैं, लेकिन जो बड़े देश हैं जैसे कि रशिया हो गया हमारा, तो यहाँ पे संभव नहीं है कि हम एक ही टाइम चलाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है। तो यही था हमारा मानक समय और एकाधिक समय वाले क्षेत्र में। आगे देखते, तो ऐसे ही हमारा समय क्षेत्र बटा होता है। ठीक है, क्षेत्रों के हिसाब से समय 15 डिग्री पे हमारा पूर्व की साइड जाता है तो +1 होता है और +1 आवर होता है, एंड पश्चिम की साइड जाता है तो -1 आवर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथियों के बारे में पढ़ते हैं कि डेट क्या होती है। चलिए, प्रधान माध्यम रेखा ग्रीनविच में स्थापित की गई थी। जो हमारी प्रधान मध्यम रेखा है यहाँ पे कहीं पड़ती है, यहाँ पे, तो वो हमारी क्या है, ग्रीनविच में स्थापित की गई थी। जबकि इसके विपरीत लगभग 180 डिग्री देशांतर पर स्थित रेखा रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो प्रधान मध्यम रेखा में पता है ग्रीनविच में है। ठीक है, हमारी पृथ्वी है तो ये बीच में जो रेखा जा रही है तो ये ग्रीनविच में है। ठीक है, स्थापित की गई है। जबकि हम इसके, ये 0 डिग्री पे है। ठीक है, पर जबकि हम इसकी उल्टी साइड देखें, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है ये वाली क्या है हमारी 0 डिग्री, तो जबकि हम इसकी उल्टी साइड पे देखें तो हमारी 180 डिग्री है ना। एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, तो उसी के विपरीत हमारा 180 डिग्री है। तो देशांतर पर स्थित रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो देशांतर पर स्थित रेखा है, जो रेखा है उसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर +12 और -12 समय क्षेत्र मिलते हैं। समय क्षेत्र हमने देखा ना, बटे होते हैं उसके हिसाब से। तो इस रेखा को पार करने पर आपको अपनी घड़ी की तारीख बदलनी होगी।
जैसे हमारी बीच की जो रेखा जा रही है प्राइम मेरिडियन मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, एक अकॉर्डिंगली मान लीजिए, वैसे है नहीं यहाँ पे। तो क्या होता है, यहाँ पे सूरज आ रहा है, ठीक है, यहाँ से सूरज उग रहा है, तो यहाँ तो नाइट ही होगा ना, रात ही होगा, यहाँ तो सूरज उग रहा है। तो ये क्या होगा, एक समय का डिफरेंस हुआ ना, 24 घंटे, है ना, डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे पीछे की डेट में चल रहे होंगे और ये यहाँ पे आगे की डेट में आगे होंगे, एक आगे डेट में। तो +12 और -12 समय क्षेत्र मिलते हैं, ठीक है, यहाँ +12 होगा और यहाँ -12, ठीक है। तो इस रेखा को पार करने पर आपको अपनी घड़ी की तारीख बदलनी होगी। अगर आप इधर जाएंगे तो आपको अपनी तारीख, घड़ी की तारीख बदलनी होगी, और इधर जाएंगे तो अपनी घड़ी तारीख बदलनी होगी। तो उससे सिर्फ टाइम ही नहीं बटा होता, हमारे डेट भी बटी होती है। यदि आप पूर्व दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो आप एक दिन घटाते हैं। देखिए, अगर आप, ये रेखा है, अगर आप पूर्व की दिशा जाते हैं, ठीक है, तो आप एक दिन घटा देंगे, क्योंकि यहाँ तो रात हो गई है, अगला दिन लगने वाला होगा। तो अगर आप पूर्व की दिशा जाते हैं, अच्छा इसमें उल्टा होता है, अगर आप पूर्व की दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं, पूर्व इधर साइड, तो आप एक दिन घटाते हैं। उदाहरण के लिए सोमवार से रविवार तक, ठीक है, एक दिन यहाँ पे घट जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम जल्दी स्टार्ट होता है ना, तो एक दिन घट जाता है। यदि आप पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो आप एक दिन जोड़ते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए रविवार से सोमवार तक, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोमवार हो रहा है, अब आपको पूर्व की साइड जाना है, तो क्या हो जाएगा, रविवार, एक दिन घटाना पड़ेगा। और आपको अगर पूर्व से पश्चिम की ओर आना है तो आपको एक दिन बढ़ाना होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। हाँ, तिथि रेखा 180 डिग्री पर बटी है ना हमारी देशांतर रेखा है, तो 180 देशांतर पर स्थित है, क्योंकि यह कुछ क्षेत्रों में विचलित होती है ताकि देशों को 2 अलग अलग दिनों में विभाजित होने से बचाया जा सके। क्या बोल रहे हैं, कहीं कहीं क्या होता है, क्या बच्चों, ये हमारी, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, तो कहीं कहीं ना टाइम जोन ऐसा आड़ा तिरछा होता है, ठीक है, कहीं कहीं रेखा सीधी नहीं होती, जो हमारे डे के अकॉर्डिंग हो, जगह के अकॉर्डिंग हो, तो इनकी टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये टाइम ठीक नहीं बैठता। अगर 180 डिग्री है ना, क्योंकि यहाँ तो 0 है और यहाँ 180 है, तो कहीं कहीं ये रेखा ना सीधी नहीं बैठती है। तो कुछ क्षेत्रों में ये टाइम को लेके वो हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हाँ इसमें कौन सी डेट हो रही है, इसमें कौन सी हो रही है ना, तो उसे विभाजित होने से बचाती भी है। तो आपने देख लिया, तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है कि आप समझे होंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमने मैप के बारे में जाना, मैप कैसे हमारी मदद करता है, उसमें हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देखा कि वो कैसे निर्देशांक एक जगह को खींचने में कैसे मदद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या समय बटा होता है, डेट, डे, ये सब हमें अक्षांश और देशांतर के थ्रू पता चला कि कितना इम्पॉर्टेंट है ना। तो आशा है कि ये वीडियो आपको हेल्प मिली होगी, समझ में आया होगा ये चैप्टर। अगली वीडियो में हम सेकंड चैप्टर कवर करेंगे। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।